हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग? पता है हमको। चलिए, कल जो है पिछले वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का 13 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 14 से करेंगे आगे का क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। उम्मीद है हमको कि आपको एकदम कंसेप्ट के साथ सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िए। कहता है इफ़ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर यदि वेक्टर ए 0 वेक्टर हो जाए या वेक्टर बी 0 वेक्टर हो जाए, इस केस में ए डॉट बी 0 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन का कहना है कि अगर वेक्टर ए 0 हो जाए या वेक्टर बी 0 हो जाए तब तो ए डॉट बी आराम से 0 हो जाता है। लेकिन द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कहता है लेकिन इसका उल्टा कोई ज़रूरी नहीं है कि सही होगा। उल्टा मतलब कि अगर ए डॉट बी 0 हो जाए, उल्टा मतलब ए डॉट बी 0 हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ए का वैल्यू 0 और वेक्टर बी का वैल्यू भी 0 होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन का पहले सीधा वाला पार्ट समझिए, यानी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए डॉट बी तो हर हाल में 0 होगा। ये आपको पता है। इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो डॉट तो हर हाल में 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में फिर से बोला, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा मतलब पार्ट टू। उल्टा क्या है? उल्टा का मतलब कि अगर ए डॉट बी 0 हो जाए तो कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू 0 ही होना चाहिए। बिल्कुल कहना सही है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी 0 होने के लिए 2 केस संभव है। ए डॉट बी को 0 होने के लिए 2 केस पॉसिबल है। या तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, या तो ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाए, फिर भी 0 हो जाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा के जगह पर 90 रखेंगे तो कॉस 90 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी को 0 होने का पहला वजह है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, या दूसरा वजह है कि वेक्टर ए 0 वेक्टर हो जाए और वेक्टर बी भी 0 वेक्टर हो जाए। तो समझिए, उल्टा में दो केस पॉसिबल है। मतलब अगर ये वाला केस नहीं भी हुआ संभव तो इस केस से ए डॉट बी 0 हो सकता है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर ए 0 है बी 0 है तब तो ए डॉट बी 0 होना ही है, ज़रूरी है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 हो गया तो ए डॉट बी को 0 होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला केस पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये केस नहीं भी होता है तो इस केस के थ्रू भी ए डॉट बी 0 हो सकता है। यानी उल्टा यानी ए डॉट बी 0 होने के लिए यह केस होना ज़रूरी नहीं है ना। वही बात लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी को 0 होने के लिए इस केस से भी ए डॉट बी 0 हो जाता है। इस केस को कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए लिख देंगे कि देयरफॉर बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू।
बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे कि कन्वर्स इसका सही नहीं है। क्यों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, उसका 3 वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स ए है या वर्टेक्स बी है या वर्टेक्स सी मान लिया, कोऑर्डिनेट दिया है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया है, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट -1 0 0 दिया है, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट 0 1 2 दिया है। तो कह रहा है कि देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला फाइंड करना है ना, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यह जो एंगल है जो आपको फाइंड करना है, यानी एंगल ए बी सी का वैल्यू आपको बताना है व्हाट। तो ये जो एंगल ए बी सी है, सबसे पहले देखिए कि यह एंगल ए बी सी किनके बीच है, मतलब किस किस दो वेक्टर के बीच ये वाला जो है एंगल बी आ सकता है। तो हम आपको बोले हैं कि एंगल डिफाइंड करने के लिए वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, है ना। वेक्टर का टेल जब तक एक जगह नहीं होगा एंगल को शो मत करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत हो जाएगा। तो सोचिए अगर इस एंगल को किसी वेक्टर से शो करवाना है, यानी इस पॉइंट पर 2 टेल बना देते वेक्टर का, तो ऐसा करते हैं ना, एक टेल वेक्टर बी सी का निकाल देते हैं और एक टेल वेक्टर बी ए का निकाल देते हैं। इसका मतलब देखिए तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी का टेल यहाँ पर है ना, इसका मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए का बीच का एंगल ही क्या है, ये एंगल बी है। जब भी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल डिफाइंड करना हो तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रखिएगा। तो इस पॉइंट पर टेल किसका किसका आ जाएगा, वेक्टर बी सी का टेल आ जाएगा और वेक्टर बी ए का टेल आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल वेक्टर बी सी के बीच का है और वेक्टर बी सी और बी ए के बीच का है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों वेक्टर निकाल लीजिए। तो निकालिए सबसे पहले वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी कैसे निकलता है मित्रों, आपको पता है, सी में से बी माइनस में होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस करिए। तो आपको सबका पोजीशन वेक्टर तो निकालने आता ही होगा प्रत्येक पॉइंट का। जैसे कि मान लीजिए अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना ए का, तो क्या करेंगे, आई जे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाला में आई से प्लस जेड, वाई वाला में जे से और के वाला में जेड वाला में 3 के। आ गया, 1 था तो 1 आई, 2 था तो 2 जे, 3 था तो 3 के हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, आई है तो माइनस आई हो जाएगा, बाकी तो जे वाला 0 के वाला भी 0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस आई आ गया। इसका पोजीशन वेक्टर बात करिए, इसका तो एक्स वाला 0 है, मतलब आई वाला खत्म हो जाएगा, वाई की तरफ जे होता है तो 1 जे और जेड की तरफ क्या होता है तो 2 के, है ना। यानी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है ना, एक्स वाला में आई से, वाई वाला में जे से और जेड वाला में के से मल्टीप्लाई होता था। यहाँ सिर्फ एक्स वाला था, मतलब आई वाला बचेगा, बाकी खत्म हो गया। यहाँ एक्स वाला नहीं है, मतलब आई वाला खत्म, तो जे वाला एगो है, के और जेड वाला 2 है, हो गया ना। चलिए निकल गया पोजीशन वेक्टर, कितना आसान है। तब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना है मित्रों, जे प्लस 2 के है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का कितना है देखिए, माइनस बीच में, अब बी का कितना है, माइनस आई है। सॉल्व करिए, तो जे प्लस 2 के आप माइनस माइनस प्लस आई, यानी कह सकते हैं कि आई प्लस जे अब प्लस 2 के, यानी वेक्टर बी सी आ गया। अब कौन सा निकालना है, वेक्टर बी ए फाइंड करना है, वेक्टर बी ए। तो वेक्टर बी ए कैसे फाइंड होगा, कैसे निकालेंगे, ए में से बी माइनस करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो माइनस करिए, ए का पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई प्लस 2 जे अब प्लस 3 के। अब बी का पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पर दिया है,
माइनस आई। सॉल्व करिए ना, ये तो प्लस आई हो जाएगा, तब प्लस आई और आई कितना हो जाएगा 2i, यहाँ से हो गया 2j, पहले से हर ये हो गया 3k। हम निकाले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हमको वेक्टर BC और वेक्टर BA के बीच का एंगल निकालना है, और हम आपको बता चुके हैं कि जब भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट का यूज करिएगा। तो निकालिए, देयरफॉर वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा BC का मॉड BA का मॉड इंटू कॉस थीटा। निकाल लीजिए यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, यानी BC डॉट BA डिवाइडेड बाय BC का मॉड प्लस इंटू BA का मॉड होगा ना। चलिए सबका मॉड सॉल्व करिए, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले डॉट निकालिए BC का BA के साथ, BC का BA के साथ। तो देखिए BC का जो वैल्यू है यहाँ है और BA का जो वैल्यू है यहाँ है, तो आपको डॉट करने आता है दो वेक्टर का, यहाँ और यहाँ डॉट करने आता है। I वाले को I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ I में 1 है, यहाँ I में 2 है, तो 2 हो गया। J वाले को J से, तो यहाँ J में 1 है और यहाँ J में 2 है, तो 2 हो गया। K वाले को K से, तो यहाँ K में 2 है और यहाँ K में 3 है, तो कितना हो गया 6 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर BC का मॉड निकालना है। BC का वैल्यू यही ना है, ये है BC का वैल्यू। मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर I का कॉफिशेंट 1 का स्क्वायर 1, J का कॉफिशेंट 1 का स्क्वायर 1, K का कॉफिशेंट 2 का स्क्वायर 4। फिर बगल में कौन है BA, BA का मॉड कितना हो जाएगा, I का कॉफिशेंट 2 का, BC यहाँ BA यहाँ है ना, तो I का कॉफिशेंट 2 का स्क्वायर 4, J का कॉफिशेंट 2 का स्क्वायर 4 और K का कॉफिशेंट 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो बताइए कितना आएगा सॉल्व करके मित्रों, ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके 10 और नीचे कितना आ जाएगा, ये √6 हो गया, ये √6 हो गया और ये कितना आ जाएगा √17 है ना। चलिए यहाँ पर बगल में हम कर देते हैं आपको, इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया ऊपर में 10 आ गया, नीचे में दोनों का रूट सेम है, तो 17 छक्के 102 आ जाएगा। यहाँ से थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का इन्वर्स लग जाएगा, मतलब कॉस इन्वर्स 10 बाय √102 आपका आंसर हो जाएगा। यानी यही जो है थीटा जो है, यही थीटा जो है आपका एंगल ABC का वैल्यू हो गया, कॉस इन्वर्स 10 बाय √102 आंसर। समझ गए, हमको ये नहीं निकालना था ना, क्योंकि अभी जो थीटा निकालने हैं वो वेक्टर BC और BA के बीच का एंगल है, और BC और BA के बीच के एंगल को ही तो B बोल सकते हैं ना। BC और BA, ये जो BC है और ये जो BA है, तो BC और BA के बीच के एंगल को B बोल सकते हैं, है ना। तो थीटा का वैल्यू मतलब हमारा B का एंगल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, सो दैट द पॉइंट्स इतना कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पता करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो कोई बात नहीं, क्या करिए आप तीनों पॉइंट दिखा दीजिए पहले। कोलिनियर प्रूफ करना है इन तीनों को। तब A का जो वैल्यू है 127, B का वैल्यू है 263, C का जो वैल्यू है वो 310 -1। करते हैं कोलिनियर प्रूफ। सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लीजिए, तो ये I हो जाएगा, 2J हो जाएगा, 7K हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए, तो 2I हो गया, 6J हो गया, 3K हो गया। इसका निकाल लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 3I हो जाएगा प्लस 10J हो जाएगा और -K हो जाएगा। हो गया। चलिए हम आपको इससे पहले भी कोलिनियर प्रूफ करना बताए हैं, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे कोलिनियर, तो कोलिनियर अगर प्रूफ करना हो तो हम आपको बोले थे यहाँ से कोई भी दो वेक्टर निकाल लीजिए, AB और BC फाइंड कर लेते, दो वेक्टर निकाल लीजिए। तो AB और BC निकाले, वेक्टर AB
वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, दोनों एक ही लाइन पर है ना, निकाल लीजिए। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा, है ना। बी में से माइनस करेंगे, बी में से माइनस करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का कितना है देखिए 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब माइनस ए का कितना है देखिए i प्लस 2j प्लस 7k। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते इसको। माइनस से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा i 6j माइनस 2j प्लस 4j 3k माइनस 7k, तो कितना आ जाएगा माइनस 4k। आ गया। चलिए अब बी सी वेक्टर निकाल लीजिए। बी सी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना है भाइयों 3i प्लस 10j और यहाँ पर माइनस के है, सी का है। अब फिर माइनस बी का वैल्यू कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k लिख दिए। चलिए अब डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इन सबको, करिए। 3i में से 2 आ गया तो i बचेगा, 10j में से 6j जाएगा तो 4j बचेगा, और माइनस के में से माइनस 3k गया तो माइनस 4k बचा, है ना। अब हम आपको बोले थे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जब ये दोनों वेक्टर निकाल लीजिएगा तो इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को लेकर बढ़िएगा जो आपका मन करता हो, है ना। तो किसी एक वेक्टर को लेकर बढ़िए, जैसे मान लीजिए हमने BC को ही लेकर बढ़ा 9, है ना, BC को लेकर बढ़ा, तो BC का वैल्यू कितना आया i प्लस 4k, सॉरी यहाँ एक मिनट रुक जाइए, यहाँ जो है k नहीं यहाँ पर j होगा, है ना, 10j माइनस 6j यहाँ पर j होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी j होगा, यहाँ भी j होगा, सॉरी, फिर माइनस 4k। हमने क्या बोला था, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है जो दो वेक्टर आ गए उन दोनों में से किसी को लेकर बढ़िएगा, तो हमने BC को लेकर बढ़ा तो i प्लस 4j माइनस 4k आ गया, ये बढ़ा ना। अब आप एक काम करिए, अब इस BC को AB के जैसा बनाना है, तो आप गौर से देखिए इस BC का वैल्यू संयोग से और AB का वैल्यू संयोग से सेम टू सेम है, यानी इसको लिखना चाहे तो बताइए तो 1 इंटू i प्लस 4j माइनस 4k लिख सकते, क्योंकि तो सेम टू सेम है। सेम बनाने के लिए कोई उपाय करना नहीं पड़ा, नहीं तो कॉमन करना पड़ता तो कॉमन कर लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। तो 1 इंटू आई प्लस 4j माइनस 4k, आई प्लस 4j माइनस 4k क्या AB के बराबर है, तो यहाँ AB लिख दीजिए। तो थोड़ा गौर से देखिए, हम पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं कि किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाता है। भले यहाँ स्केलर के जगह पे 1 है, कल होके यहाँ 2 रहा, 3 रहा, 1/2 रहा, 1/4 रहा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है तो वो दोनों ही वेक्टर आपस में कोलिनियर हो जाएगा। इसका मतलब BC एंड AB आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, कौन कौन कोलिनियर हुआ, BC और AB ना कोलिनियर हुआ, तो देखिए तो BC यहाँ है और AB यहाँ है। ये जो BC वेक्टर है या ये जो AB वेक्टर है वो पॉइंट ABC से ही ना बना हुआ है। ये जो BC वेक्टर है या यह जो AB वेक्टर है इन्हीं तीनों पॉइंट से बना हुआ है ना। तो जब वेक्टर कोलिनियर हो जाए तो वह पॉइंट भी कोलिनियर हो जाएगा जिस पॉइंट से ये वेक्टर बना हुआ है। इसका मतलब पॉइंट A, पॉइंट B, C आर कोलिनियर। मेरे अच्छे प्यारे से बच्चे सब समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, है ना। क्वेश्चन 17 कहता है सो दैट द वेक्टर दिस
दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको प्रूफ करना है कि यह वेक्टर और यह वेक्टर तीनों मिल करके राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। यानी क्वेश्चन में एक ऐसा करते हैं ना, हम राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का एक शेप बना लेते हैं, इसी को प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। मान लीजिए वर्टेक्स ए है, या वर्टेक्स बी है, या वर्टेक्स सी है, इसी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। अब ये ट्रायंगल इस तरीके से बना लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाने का मतलब स्पष्ट हो गया कि ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है, कि ए सी बी सी पर परपेंडिकुलर है, कि बी सी ए सी पर मतलब क्या है, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक जनरल ट्रायंगल बनाओ, इस तरीके से वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। पता चला इस ट्रायंगल को हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस ट्रायंगल में स्पष्ट हो जा रहा था कि एंगल बी ही 90 होगा, है ना, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को इग्नोर कर दिया। समझे? एक जनरल ट्रायंगल हमने उठाया इस टाइप का। अब यहाँ देखो उम्मीद क्या है, सबका है, हो सकता है ए 90 हो जाए, हो सकता है बी 90 हो जाए, हो सकता है सी 90 हो जाए। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी एक 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। समझते हैं ना भाइयों कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, कोई एक एंगल 90 डिग्री चाहिए। चलिए, तीनों वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स ये दिया है 2i माइनस जे प्लस के, वर्टेक्स ये दिया है i माइनस 3j माइनस 5k, वर्टेक्स ये दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k, यही तीनों वर्टेक्स दिया है। और हमको प्रूफ करना है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहा है कि नहीं, मतलब यह ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ऐसा करिए ना कि ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, जितना भी साइड है ना उस साइड के अलोंग वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर निकालिए, सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालिए। वेक्टर ए बी, यार बार बार कर करके सर थक गए सर, डायरेक्ट करिए ना सर, डायरेक्ट करिए ना। आप लोग जब बोर्ड में बनाइएगा ना तो लिख लिख के बनाइएगा, लिख लिख के। हम लिख देते हैं ए बी निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए, बी में से माइनस करना है, बी यहाँ है, ए यहाँ, माइनस करो, तो आई में से 2 आ गया तो माइनस आई बचेगा। माइनस करने आता होगा ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आता है। जे से जे, तो माइनस 3j को माइनस जे से माइनस करिएगा तो माइनस 2j हो जाएगा। फिर माइनस 5k को प्लस k से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6k हो जाएगा। वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर बी सी निकाल के देखिए। बी सी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी में से बी माइनस करना है तो करिए, सी यहाँ है बी यहाँ, माइनस करिए। 3i सॉरी सी यहाँ है बी यहाँ है, सॉरी सी यहाँ है बी यहाँ, माइनस करिए। 3i माइनस आई 2i हो गया, माइनस 4j और माइनस 3j प्लस सॉरी माइनस जे हो जाएगा, माइनस 4k और माइनस 5k प्लस k हो जाएगा। हमने बी सी भी निकाल दिया। फिर ए सी फाइंड करिए, वेक्टर ए सी फाइंड करिए। ए सी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। चलिए माइनस करिए, सी में से माइनस करना है, सी में से सी या ए या माइनस करिए, तो 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। माइनस 4j में से माइनस जे जाएगा तो माइनस 3j हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 4k में से माइनस के गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 5k हो जाएगा। निकल गया तीनों वेक्टर। अब दोस्तों, अब तीनों का डॉट निकाल के देखो आपस में, ए बी का डॉट बी सी से,
फिर BC का डॉट AC से, फिर AC का डॉट AB से। क्यों? क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो समझ जाना बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। निकाल के देखिए, पहले AB डॉट BC निकालो, AB का BC से निकालो, AB डॉट BC। यह AB है, यह BC है, यह AC है ना। निकालो डॉट AB का AC से। डॉट कैसे निकालते हैं? I वाले को I से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका -1 है, इसका 2 है तो -2 हो गया। J वाला इसका -2, इसका -1 तो +2 हो गया। K वाला इसका -6, इसका +1 तो हो गया -6, कट आंसर आ जाएगा -6। 0 नहीं आया, काम खत्म। अब BC डॉट AC करिए, BC डॉट AC, इन दोनों का डॉट करिए। I वाले को I से तो 2, J वाले को J से तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -3 तो +3, फिर K वाले को K से तो यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा। -5 तो देखिए कितना आ गई है, 0 आ गया। तो BC डॉट AC 0 होने का मतलब हो गया कि BC परपेंडिकुलर हो गया AC पर। जब BC AC पर परपेंडिकुलर हो गया इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 90, एंगल हो गया 90। तब हुआ रे यह है BC और यह है AC। तो अगर BC AC पर परपेंडिकुलर हो जाती है इसका मतलब ये वाला एंगल 90। जब एक एंगल 90 इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझे मेरे भाइयों, कितना आसान क्वेश्चन है। तीनों साइड निकाल लिए, फिर डॉट निकाल के देखे, जहाँ पे डॉट 0 आ गया इसका मतलब वहाँ पर 90 हो जाएगा एंगल, और जब एंगल 90 हो जाएगा तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। समझिए, इफ वेक्टर A इज अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, मतलब वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल a दिया है, एंड लेमडा और नॉन जीरो स्केलर, ये जो लेमडा है वह भी कोई स्केलर है जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। देन लेमडा A इज अ यूनिट वेक्टर, और कह रहा है कि लेमडा A जो है इज अ यूनिट वेक्टर, कहता ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। तब इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। कोई बात नहीं, अच्छा सा क्वेश्चन है। जब यह यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कर दिए। आप ये जो मैग्नीट्यूड जो मॉड लगा है मॉड अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर मॉड लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, मॉड A बराबर 1। तो मॉड लेमडा, मॉड A मतलब A का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, A दिया है, तो बराबर 1। देखिए मैच करा के कौन सा आंसर आ रहा है। तो अगर यहाँ से A निकाल के देखें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मॉड लेमडा, है ना। या लेमडा निकाल के देखिएगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि ऑप्शन में A पूछ रहा था कि लेमडा पूछ रहा था। तो A निकाले तो 1 लेमडा आया, और अगर मॉड लेमडा निकालेंगे तो 1 A आएगा, है ना। तो देखिए कौन मैच कर रहा है, लेमडा इज इक्वल टू 1 नहीं मैच किया, लेमडा इज इक्वल टू -1 नहीं मैच किया, A इज इक्वल टू मॉड लेमडा नहीं मैच किया, A इज इक्वल टू 1 लेमडा, देखो यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 मॉड लेमडा मैच कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्सरसाइज 10.3 का ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो एक्सरसाइज 10.4 का, फिर मिसलेनियस का भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और किसी को भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा, किसी को कहीं भी किसी चीज़ में अगर समझने में दिक्कत होता है तो दोस्त घबराइए नहीं, ठीक है, गुस्सा में मत आइए, लेकिन पूछिए कि सर मेरे को इसमें डॉट रहा। अगर डॉट नहीं है तब मज़े करके पढ़िए, हमको पता है कि आप लोग को डॉट
नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मज़े करिए। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।